ED, Enforcement Directorate. So let's start. Why do we need any other investigating agency? क्यों जब क्यों हम चाहिए लोग के कोई पास और जब इतना सारा CBI एजेंसीज है, पहले से है तो CBC है, तो हम लोग को ED क्यों चाहिए? हम्म, ठीक है, तो एक होता है ये क्यों चाहिए, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड है, स्पेशलाइज्ड स्पेशलाइज्ड इन द मैटर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ओके एंड फॉरेक्स लॉज. ठीक है, तो जो भी केसेस रिलेटेड होंगे मनी लॉन्ड्रिंग के या फिर फॉरेन एक्सचेंज के, तो वो कौन संभालेगी? ED संभालेगी. ED ठीक है, तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है. ओके ठीक है, ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू हाँ एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके ठीक है, अब मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या? लॉन्ड्री मतलब क्या? साफ करना, धुलाई धुलाई एकदम, मतलब ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करना. ठीक है, Okay. तो अगर हम लोग टर्म्स में बोले तो अनअकाउंटेबल मनी को अकाउंटेबल मनी में कन्वर्ट करना, यानी उसको लेजिटिमेट करना. लेजिटिमेट ठीक है, अब इसके अंडर 2 लॉज आते हैं. कौन कौन से? एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसको हम लोग PMLA बोलते हैं. ठीक है, ये क्या है? ये क्रिमिनल लॉ है. ओके ठीक है, PMLA क्या है? क्रिमिनल लॉ है. इनेक्टेड टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टू प्रोवाइड फॉर कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी deprived from or involved in money laundering and for matters connected therewith or incidental thereto. ठीक है, अगर किसी का केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, तो ED के पास पावर क्या होता है? PMLA एक्ट के तहत कि वो कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी कर सकती है. ठीक है, Okay. इसमें अरेस्ट भी किया जा सकता है, उसकी जितनी प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है वो सब जब्त किया जा सकता है. ठीक है, ठीक है ED has been given the responsibility to enforce the provision of the PMLA by conducting investigations to trace the asset deprived from proceeds of crime, to provisionally attach the property and to ensure prosecution of the offenders and confiscations of the property by the special court. ठीक है, द फॉरेन एक्सचेंज सेकंड क्या है? द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? FEMA. कब बना था? 1999 ये क्या है? एक सिविल लॉ है. ओके PMLA क्या था? क्रिमिनल FEMA क्या है? सिविल लॉ Enacted to consolidate and amend the laws relating to facilitate external trade and payments and to promote the orderly development and maintenance of foreign exchange market in India. ठीक है, इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? फाइन मांग सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये सिविल लॉ है. ओके अब देखते हैं हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3. तो मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस ऑफ disguising the proceeds of illegal activity as legitimate funds. ठीक है, it involves taking money that has been generated from criminal activities such as drug trafficking, corruption or fraud and funneling it through a series of transactions in order to make it appear through it came from a legal source. ऐसा दिखाते हैं कि जैसे वो legal source से है. ठीक है, द एम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज टू कंसील द ओरिजिन, ओनरशिप और डेस्टिनेशन ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज. दिस इज टिपिकली अचीव्ड बाय मूविंग द illicit funds through a complex network of transaction involving multiple banks, businesses and individuals. ठीक है, in order to make it difficult for law enforcement agencies to trace the money back to its criminal origins. ठीक है, उसमें बहुत सारा ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व किया जाता है ताकि वो जो ओरिजिनल सोर्स था उसका पता ही ना चल पाए. मनी लॉन्ड्रिंग इज अ सीरियस क्राइम दैट कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम. ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम पे बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है मनी लॉन्ड्रिंग का. PMLA एंड FEMA आर मोस्ट ऑफन यूज्ड. ठीक है, इसके अलावा एक थर्ड लॉ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, FEOE. ठीक, OA. ठीक है, इसको क्यों बनाया गया? क्योंकि जब देखा गया कि क्रिमिनल्स मनी लॉन्ड्रिंग करके अब वो जिस कंट्रीज में क्राइम किया, ठीक है, वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चला गया,
तो उसकी जुरिडिक्शन बाउंडेड हो जाती है, हम्म, ठीक है। तो वो दूसरे कंट्री में तो जाके वो अपना रूल्स रेगुलेशन नहीं लगा सकता। तो ये सब देखते हुए क्या बनाया गया 2018 में, द फ्यूजिटिव मतलब जो एक कंट्री भगोड़े। से दूसरे कंट्री भाग गए हैं, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स भगोड़े, एक्ट, ठीक है। दिस लॉ वाज इनेक्टेड टू डेटर इकोनॉमिक ऑफेंडर्स फॉर from evading the process of Indian law by remaining outside the jurisdiction of Indian courts. It's a law whereby the directorate is mandated to attach the properties of the offenders who has escaped from India when warranting arrest and provide for the properties of the central government. ठीक है, तो 3 लॉ बनाए गए। तो हम लोग देखते हैं कि अब ये ईडी और पीएमएलए जो है वो मतलब इतना पावरफुल कैसे, ठीक है, इतना इसका डर क्यों है ईडी का। सो ये लाइन तो हम लोग सुने हैं कि विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन कभी कभी इसका उल्टा भी जरूरत पड़ता है। फॉर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज वी नॉट ग्रेट पावर्स, ठीक है। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम लोग को उतना पावरफुल भी पावर होना भी चाहिए, ठीक है। सो अलग अलग टाइप के लॉज हैं इंडिया में। जैसे अगर कोई ऑर्डिनरी क्राइम है या कोई ऑर्डिनरी क्रिमिनल है तो उसके लिए जनरल लॉज हैं, ठीक है। कोई स्पेशल क्राइम है या जब कोई क्रिमिनल बहुत सीवियर क्राइम किया है तो उसके लिए स्पेशल लॉज हैं। तो यूजुअल क्रिमिनल केस क्या बोलता है, उसमें क्या प्रोविजन है कि प्री अजम्पशन ऑफ इनोसेंस, मतलब वो पहले से इनोसेंस है, वो प्रूफ करना है कि वो गिल्टी है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जाता है, यू आर इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, ठीक है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इसमें क्या है कि तुम्हें खुद को इनोसेंस नहीं प्रूफ करना है कि मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। इसमें पुलिस या स्टेट जो केस किया है उसको प्रूफ करना है कि नहीं ये गिल्टी है, ठीक है। तो जो क्राइम किया है उसको कुछ नहीं बोलना है, उसको कुछ प्रूफ नहीं करना है, लेकिन जो सामने वाली पार्टी है उसको प्रूफ करना है, उसको सबूत लाना है, उसको गवाह लाना है कि ये गिल्टी है, इसने ये क्राइम किया। तो इसको बोलते हैं हम लोग बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, चांसेस क्या होते हैं कि ये 10 इसमें मतलब अगर मार्क्स वाइज देखा जाए तो जो क्रिमिनल है या फिर जो क्राइम किया है उसको क्या चाहिए, 100 में से सिर्फ 10 मार्क्स चाहिए, ठीक है, कि उसको कुछ नहीं बोलना है। अगर वो और पुलिस और स्टेट को क्या चाहिए, 100 में से 90 मार्क्स चाहिए उसको गिल्टी प्रूफ करने के लिए। तो ये बहुत मुश्किल जॉब है क्योंकि उसके खिलाफ सबूत पेश करना, उसके खिलाफ गवाह ये करना, पेश करना और प्रूफ करना कि वो गिल्टी है, तो ये बहुत ही टफ जॉब है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द स्टेट और पुलिस और प्रोसिक्यूशन टू प्रूव देयर केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ठीक है। तो इसमें तो जो क्रिमिनल है उसको बहुत आसानी है कि उसको कुछ करना ही नहीं है। तो स्टेट इज बाउंड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, ठीक है। अगर स्टेट का कोई केस है तो उसको प्रूव करना है। तो पीएमएलए में क्या है, ऐसा पीएमएलए में है क्या है, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है, अंडर सेक्शन 24। इसमें क्या है, द एक्यूज्ड मस्ट प्रूव देयर इनोसेंस, मतलब जो क्रिमिनल है जो क्राइम किया उसको अपना इनोसेंस प्रूव करने की नहीं हम नहीं किया, ठीक है, अगेंस्ट द एलिगेशंस ब्रॉट अगेंस्ट देम, ठीक है। तो इसमें जो स्टेट को 100 में से 90 मार्क्स चाहिए था वो अब उल्टा हो जाएगा। हाँ। सो यूजुअल क्रिमिनल लॉ क्या बोलता है, उसके आधार पर कि जस्टिस वी.आर. कृष्णन अय्यर वो क्या बोले कि बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ द एक्सेप्शन, ठीक है। आर्टिकल 21 में क्या बोला गया, आर्टिकल 21 क्या बात करता है, पर्सनल लिबर्टी की। तो अगर किसी को जेल में डाला जा रहा है या किसी को हिरासत में लिया जा रहा है तो हम लोग उसकी क्या कर रहे हैं, लिबर्टी को छीन रहे कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम रूल बाउंड हो। तो ये उसके क्या पर्सनल लिबर्टी को छीनना हुआ, ठीक है। तो वी.आर. कृष्णन ने क्या आर्ग्यू किया कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, ठीक है। तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि जितनी जल्द हो सके उसको उसकी लिबर्टी वापस दे देनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वो बहुत टाइम टेकिंग होता है, सुनवाई ज़्यादा होती है तो वो उसको डिटेंशन में ही रखा जाता है, तो वो उसकी पर्सनल लिबर्टी एक तरह से होल्ड में रहती है। तो वो होता है कि आई मस्ट टेंड टू रिस्टोर लिबर्टी एसएप, जितनी जल्दी हो सके कम से कम टाइम में इन द कस्टडी में उसको रखा जाए, ठीक है, और जितनी जल्दी हो सके उसको उसकी लिबर्टी वापस दी जाए। पीएमएलए में क्या है, इट्स अ नेगेटिव प्रोविजन, मतलब विच बार्स
courts from granting bail unless the accused can prove that there is no prima facie case against them and that they will not commit any offense in the future. ठीक है. यूजुअल केस में क्या था कि जितनी से जितनी जल्दी हो सके हम लोग को कस्टडी से बाहर कर देना है. ठीक है, वो फैसला दे के या फिर जो भी. पीएमएलए में क्या है कि इज नेगेटिव प्रोविजन. इसमें जब तक एक्यूज्ड प्रूफ नहीं करता कि वो इनोसेंस है या फिर ये नहीं प्रूफ कर पाता कि ये जो मेरे अगेंस्ट केस बना है वो उसका कोई बुनियाद नहीं है, ये केस मेरे पे नहीं बनता है, तब तक उसको कोई बेल का कोर्ट की तरफ से नहीं दिया जाता. ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें बेल भी नहीं मिलती. इसमें एक्यूज्ड को प्रूफ करना होता है कि वो इनोसेंस है. ठीक है, तो बेल बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टास्क. ठीक है, पीएमएलए के केस में. इसीलिए पीएमएलए से लोग इतना डरते हैं. द स्टेटमेंट मेड इन फ्रंट ऑफ द पुलिस आर नॉट एडमिसिबल एज एविडेंस. ठीक है, आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 में क्या है कि जो पुलिस के सामने जो बयान दिया जाता है उसको हम लोग एविडेंस के तौर पर नहीं ले सकते. ठीक है, ये प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्लिनेशन. ठीक है, लेकिन पीएमएलए में क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, कन्फेशन ऑफ अक्यूज्ड बिफोर द पुलिस कैन बी यूज्ड एज एविडेंस. ठीक है, अगर पीएमएलए के ऑफिसर्स ने या फिर ईडी के ऑफिसर्स ने पकड़ा हुआ है, किसी को रिमांड पे रखा हुआ है और उसने डर के मारे सच बोल दिया या जो भी बयान दिया उसको एज अ एविडेंस यूज़ किया जा सकता है कोर्ट में. ठीक है, इसमें भी कोई क्राइटेरिया होता है कि सर्टेन रैंक के पुलिस ऑफिसर्स के सामने अगर बयान दिया गया है तो वो कोर्ट में एडमिसिबल है. ठीक है, अब जैसे टाडा के केस में कोई है या फिर पोटा के केस में कोई है या फिर कोई टेररिस्ट एक्ट में है, तो इसमें क्या होता है कि जो हायर रैंक के ऑफिसर्स उनको केस हैंडल करते हैं तो उनके सामने अगर कोई बयान दिया जाएगा तो उसको हम एविडेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं. स्टेटमेंट मेड टू ईडी ऑफिसर्स आर एडमिसिबल इन द एविडेंस. ठीक है, बिकॉज दे आर टेक्निकली नॉट पुलिस ऑफिसर. क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ईडी क्या है? नॉर्मल पुलिस ऑफिसर्स नहीं है, वो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिनको ये तीनों केस के लिए, तीनों लॉज के लिए, लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया है. ठीक है, टेक्निकली वो पुलिस ऑफिसर्स की तरह लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभालते, है ना. सो ईडी में और एक बात क्या है कि नॉर्मल पुलिस स्टेशन में एफआईआर फाइल होती है. ईडी में क्या है? ईडी ईसीआईआर फाइल करती है, एफआईआर नहीं. ठीक है, ईसीआईआर क्या है? इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. ठीक है, तो ईडी जैसे एफआईआर की कॉपी तो मिलती है ना ये करने के लिए, खुद को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए या जिस भी चीज में काम आए, तो एफआईआर की कॉपी लेना वो राइट है. वो तो एक कॉपी मिल जाएगी. ठीक है, लेकिन ईडी के पास पावर क्या है कि वो ईसीआईआर की कॉपी नहीं दे सकती. अगर वो चाहे तो नहीं देगी. ठीक है, ये नीड नॉट बी गिवन. चाहे तो दे सकती, नहीं तो उन पर कोई ये नहीं है. ठीक है, सो इंडिया ने करप्शन, तो इंडिया में क्या होता है ना, जो करप्शन करते हैं, ठीक है, वो जुडिशियल डिले का फायदा उठाते हैं. ठीक है, पहले तो बोलते हैं कि पकड़ना ही बहुत मुश्किल है. अगर पकड़ेगा और मान लो पकड़े भी गए तो केस चलेगा 10-15 साल. ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कन्विक्ट होना हो, है ना, कि प्रूफ होना हो कि हम किए हैं. हो भी गए तो क्या होगा? 5-10 साल के बाद फिर से छूट जाएंगे. 5 से 10 साल की ही सजा होगी. ठीक है, तो क्रिमिनल क्या सोचता है कि मेरे जो जितने भी 1000 करोड़ मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो वो तो मेरे पास रखे ही हुए हैं, है ना, तो 5 साल बाद 10 साल बाद निकाल के मैं उसमें अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा. ठीक है, तो ऐसा सोचते हैं इंडिया में. तो इसके लिए एम्पावर क्या किया गया? द ईडी इज एम्पावर्ड टू प्रोविजनली अटैच प्रॉपर्टी. ठीक है, इफ it has reason to believe that any person is in possession or any proceeds of crime. ठीक है, अगर किसी के पास ऐसा केस है किसी के ऊपर, तो ईडी के पास पावर क्या है? टू प्रोविजनली अटैच प्रॉपर्टी. उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसके रिलेटिव की, उसके फैमिली मेम्बर्स की, सबको सीज कर सकती है. ठीक है, सबको जब्त कर देंगे. तो वो जिस ख्वाब में था कि 10 साल बाद हम अपना, मेरा जो 1000 करोड़ रखा हुआ है उससे हम अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे, तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा. ठीक है, तो इसके लिए टाइम भी क्या दिया जाता है? 6 महीने तक रख सकते हैं, इफ सस्पेक्टेड टू बी वायलेटिव ऑफ लॉ.
ठीक है, ये कोर्ट का फैसला। उसके बाद 6 महीने के बाद कोर्ट फैसला करेगा कि इसको कंटिन्यू किया जाए या फिर वापस दे दिया जाए। ठीक है, तो ईडी का डर इसलिए होता है क्यों? इट इज़ बिगेस्ट वेपन इज़ द प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर। ठीक है, कि वो सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते हैं, तो ना पैसे रहेंगे अगली मतलब अगले सुनवाई के लिए भी क्या पता पैसे ना रहे, तो लड़ेगा कैसे? एक होता है ना कि वो करप्शन वाले लोग सोचते हैं कि मेरे पास तो इतना पैसा है, हम किसी भी वकील को दे दे या फिर नया वकील हायर कर लें, तो जितना पैसा देंगे वो मेरे हक के लिए लड़ेगा, हमको बचाएगा। तो सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी और कैश और सब जब्त कर लेता है, तो फिर पैसे ही नहीं रहेंगे तो आगे क्या प्रोसेस होगा? विच इट कैन इशू टू सीज प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल्स फेसिंग प्रोब। Once a provisional attachment order is passed, the property is seized for 180 days. 6 महीने तक। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। ये कि और सब्सिक्वेंटली इट्स अ कोर्ट डिसीजन। इसके बाद 6 महीने के बाद वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या करना है। ये है अंडर सेक्शन 5 के अंदर। ठीक है, तो पीएमएलओ को चैलेंज किया गया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ लिबर्टी वायलेशन। ठीक है, कि ये तो एक पर्सन की सारी लिबर्टी को छीनना हो गया। ठीक है, तो ये इसको चैलेंज किया गया, लेकिन जो कोर्ट है वो क्या बोले? इट्स एब्सोल्युटली लीगल, बेल इज़ वेरी डिफिकल्ट बट नॉट आर्बिट्ररी। ठीक है, नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बेल डिफिकल्ट है लेकिन अगर वो सही है तो मिल भी जाएगा। ठीक है, सो स्पेशल लॉज आर नेसेसरी। ठीक है, बिकॉज मनी लॉन्ड्रिंग इज अ सीरियस थ्रेट टू द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री एंड सॉट टू प्रोवाइड अ स्ट्रिंजेंट रेजिम फॉर डीलिंग विथ इट। ठीक है, ये इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को वीकन करता है, तो ये स्पेशल लॉ नेसेसरी है। ठीक है, इसीलिए पीएमएलए लॉज कॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगल है। ठीक है, इसके लिए ईडी को ये पावर दिया जाना चाहिए। ठीक है, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? अपहेल्ड सेवरल प्रोविजंस ऑफ पीएमएलए। ठीक है, अरेस्ट करना, रेड करना, सीज करना, ये सब पावर्स को, प्रोविजंस को अपहेल्ड किया कि नहीं ये लीगल है। ठीक है, ये वैलिड एंड कॉन्स्टिट्यूशन। The Directorate of Enforcement is a multidisciplinary organization mandated with investigations of offense of money laundering and violations of foreign exchange laws. तो इसको हैंडल कौन करता है? ईडी का डायरेक्टरेट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मनी लॉन्ड्रिंग इज अ स्कर्ज, एक श्राप है इकोनॉमी के लिए। ठीक है, इट्स एन ऑफेंस अगेंस्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, किसी भी कंट्री में अगर ये क्राइम हो रहा है तो वो अगेंस्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के खिलाफ है। ठीक है, तो इसको जो भी चीज़ उसके सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अफेक्ट करेगी तो उसके लिए लॉज बनाने पड़ेंगे। ओके, इट इंक्लूड एवरी प्रोसेस एंड एक्टिविटी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डीलिंग विद द प्रोसेस ऑफ क्राइम। इसके लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो किया जाएगा। Today, if one dives deep into the financial system anywhere in the world, it is seen that once a financial system mastermind can integrate the illegitimate money into the bloodstream of an economy, it is almost indistinguishable. ठीक है, जो मास्टरमाइंड होता है वो अगर एक बार सीख जाए कि कैसे उसको डाइल्यूट करना है, कैसे उसको मेन स्ट्रीम में लेके आना है, ठीक है, ताकि वो ट्रेस ही ना कर पाए कि ओरिजिनल क्रिमिनल ओरिजिन क्या था। ठीक है, तो वो क्या होता है? ऑलमोस्ट इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाता है कि मतलब डिफ्रेंशिएट ही नहीं हो पाता कि एक मतलब ब्लैक मनी का पहचान ही नहीं हो पाता। इनफैक्ट द मनी कैन बी सिंपली वायर्ड अब्रॉड एट वन क्लिक। ठीक है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि एक क्लिक में सारे पैसे कंट्री से बाहर। ठीक है, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिकवर, और कोई कोई टाइम तो ऐसा होता है कि वो रिकवर करना ही इम्पॉसिबल हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कोर अमेंडमेंट्स मेड टू द पीएमएलए। ठीक है, इसके लिए ईडी का होना, पीएमएलए एक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। सो ईसीआई नॉट एफआईआर। ठीक है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर ईडी ऑफिसर्स टू डिस्क्लोज द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। ठीक है, इसमें एफआईआर में क्या होता है कि वो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताता है कि किस बेसिस पे पकड़ा गया है। ठीक है, तो ईडी नॉट मैंडेटरी टू disclose the ground of arrest. ED officials are not police officers. Statement recorded before ED officials are valid as evidence. ठीक है, पढ़ें क्या बोलते हैं वो? इट्स फिर क्या क्लेम किए कि जो ED है वो इट्स पॉलिटिकल।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है, तो इसको पॉलिटिकली भी यूज़ किया जा रहा है बहुत सारे केसेस में. सो ईडी इज़ यूज्ड एज अ वेपन फॉर पॉलिटिकल लीडर्स. तो ईडी सेज नो इट्स नॉट. ठीक है, तो 2023 में आर्टिकल 137 के अंदर कोर्ट के बेंच ने क्या कहा, लेट्स रिव्यू इट्स वर्डिक्ट अबाउट पीएमएलए और ईडी. ठीक है, जब इतना एलिगेशंस लग रहा है ईडी के ऊपर कि ये पॉलिटिकल लीडर्स के इशारों पे है या फिर इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो हम लोग इसको रिव्यू करेंगे. ठीक है, सो एक्सक्लूसिव आर्बिट्रेटर से डर. ठीक है, जब इसका डर होता है कि कहीं मनमानी तो नहीं करते, तो उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, जुडिशियल रिव्यू की. जुडिशियल रिव्यू इज़ वेरी क्रूशियल, वेरी वाइटल. ठीक है, सो बैलेंस ट्रांसपेरेंसी विद इन्वेस्टिगेटिव इंटीग्रिटी. ठीक है, कि इन्वेस्टिगेशन भी ज़रूरी है इंटीग्रिटी को बचाए रखने के लिए, लेकिन एक बैलेंस और ट्रांसपेरेंसी अप्रोच की ज़रूरत है. ठीक है, ताकि ऐसे एलिगेशंस ना लगे और काम फ्रीली विदाउट एनी फियर कर सके. सो स्टेट के 7th शेड्यूल में सेकंड नंबर पे है क्या, पुलिस. ठीक है, सो यूनियन हर मामले में इंटरफेयर करता है. अब जैसे पुलिस की भी बहुत सारी पावर्स हैं. ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे क्या देखा जा रहा है कि यूनियन जो है वो हर मामले में इंटरफेयर करता जा रहा है. ठीक है, एक तरह से डोमिनेटिंग हो गया. दिस इज रेजिंग क्वेश्चंस मार्क्स रिगार्डिंग फेडरलिज्म. ठीक है, कि जो स्टेट का है पहले वो पुलिस के पास जाना चाहिए, उसके बाद अगर उससे हैंडल ना हो तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि सेंटर को कि आप हैंडल करें. वो फिर ट्रांसफ़र करेगा सीबीआई को या सीवीसी को या फिर ईडी को. ठीक है, तो ईडी क्या किया हर मतलब रिसेंट केसेस में कि हर केसेस में वो हायर अथॉरिटी ही हैंडल कर रही है. तो एक तरह से क्या हो गई है, डोमिनेटिंग हो गई है. ठीक है, तो स्टेट पुलिस को ज़्यादा केस हैंडल मिल नहीं रहा है. ठीक है, डायरेक्ट यूनियन हैंडल कर रही है. तो इससे क्या हो रहा है, स्टेट पुलिस का मोराल डाउन हो रहा है. ठीक है, और मोराल डाउन हो रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस में भी गिरावट आ रही है, क्योंकि करने को बड़ा केस है नहीं. ठीक है, सो उसकी रिसोर्सेज भी कम हो गई क्योंकि काम है नहीं, तो रिसोर्सेज भी एलोकेटेड ज़्यादा नहीं हो रही, और रिसोर्सेज नहीं है इस वजह से ना उनकी परफॉर्मेंस ये हो रही है. और जब उनकी रिसोर्सेज कम है, ट्रेनिंग कम है, तो यूनियन वाले ऐसे ही बोल देते हैं कि पुलिस तो स्टेट पुलिस तो कोई काम की नहीं क्योंकि वो ट्रेन नहीं है. ठीक है, तो ये एक विशियस साइकिल बन जाता है कि यूनियन हैंडल कर रही है, स्टेट पुलिस को मौका नहीं मिल पा रहा है, रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं. ठीक है, फिर से यूनियन के पास ही चल जा रहा है क्योंकि ये वेल ट्रेंड नहीं है. ठीक है, तो सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड गिविंग सेफ हेवन, पनाह दे रहे हैं. बहुत ऐसा देखा गया है कि वर्ल्ड में कोई कोई जगह है जो इन क्रिमिनल्स को मनी लॉन्ड्रर को पनाह दे रही है. ठीक है, सो टेररिज्म ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया का इशू है, इट्स अ वर्ल्ड वाइड इशू. ठीक है, तो इसके लिए हर कंट्री में तो हो ही रहा है. तो इसके लिए क्या बनाया गया, FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वर्ल्ड वाइड. ठीक है, सारे नेशंस मिलकर. सो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF set up in 1989 is an intergovernmental policy making body that sets international standards with the aim to prevent illegal activities, money laundering, terrorist financing and proliferation of weapons of mass destruction. ठीक है, ये तीनों पे मेनली नज़र रखने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है, हाँ, FATF को बनाया गया. And the harm they cause to society. The objective of FATF are to set standards and promote effective implementation of legal, regulatory and operational measures for combating money laundering, terrorist financing and other related threats to the integrity of the international financial system. The FATF reviews money laundering and continuously strengthens its standards. ठीक है, address new risks such as drug trafficking, narco terrorism. ठीक है, तो ये सारा जो इलीगल काम होता है वो क्या होता है, ब्लैक मनी से होता है. अगर वो सबके लिए तो पैसे चाहिए, अगर पैसे नहीं रहेंगे तो ये गलत काम फंडिंग कौन करेगा. ठीक है, तो ये जो ब्लैक मनी है उसको पकड़ना, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, क्योंकि वो अदर सोर्सेस में जाके या तो मेन स्ट्रीम में ना आके फिर ये सब काम में यूज़ करते हैं. ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, नार्को टेररिज्म हो गया. ठीक है, सो
उसकी वार्निंग्स जो FATF है वो अपनी वार्निंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, ठीक है। FATF हाई रिस्क कंट्रीज आर ब्लैक लिस्टेड इफ दे प्रेजेंट अ हाई रिस्क मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर, ठीक है। सब कंट्री को वार्निंग देती है अगर ऐसा कोई केस देखा जाता है किसी कंट्री में, या फिर वो किसी को पनाह दे रहे हैं ऐसे क्रिमिनल्स को, ठीक है। और ग्रे लिस्टेड होते हैं इफ दे शो कमिटमेंट टू रिजॉल्विंग द हाईलाइटेड स्ट्रेटजीज डेफिशिएंसीज वेयर द एग्रीड टाइम फ्रेम एंड जुरिसडिक्शन इज सब्जेक्ट टू इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग बाय FATF, ठीक है। ग्रे लिस्ट, रेड लिस्ट, ऐसे ही बहुत सारे कलर कोडेड वार्निंग्स दिए जाते हैं टू वार्न द फाइनेंशियल कम्युनिटी दैट द अफेक्टेड कंट्री इज नॉट पुटिंग इन द रिक्वायर्ड एफर्ट टू कॉम्बैट फाइनेंशियल क्राइम्स। ग्रे लिस्ट देखते हैं। ग्रे लिस्ट क्या है? FATF ग्रे लिस्ट ऑफिशियली नोन एज जुरिसडिक्शन बाय FATF इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग। ग्रे लिस्ट वार्निंग में क्या होता है कि वो अपनी मॉनिटरिंग किसी कंट्री पे बढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो। कंप्राइजेस नेशंस दैट हैव एक्सप्लिसिटली कमिटेड टू वर्किंग विद FATF टू एस्टैब्लिश एक्शन प्लान्स टू रेक्टिफाई देयर AMD-CAT inadequacies while having a subsequently higher risk of money laundering and terrorism functioning. Inclusion of the grey list isn't as serious as being on blacklist, but it's still a precursor to sections and blacklisting, ठीक है। ब्लैक लिस्ट में क्या होता है? नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज, ठीक है, जो कंट्रीज हैं जो कोऑपरेट नहीं कर रही, ठीक है, are countries that have anti-money laundering and counter-terrorism financing regulatory frameworks that are regarded as weak, ठीक है, जिनका जो सेंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग है या फिर जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कोई भी एजेंसी है अपनी कंट्री की वो वीक है, ठीक है, तो उसको ब्लैक लिस्ट किया जाता है। FATF member state and other international organizations are expected to impose economic penalties and other restrictive measures against these countries, ठीक है, जिनकी जो स्ट्रेंथनिंग एजेंसी है वो वीक है उसको रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स और इकोनॉमिक पेनल्टीज लगाई जाती है, ठीक है। द फर्स्ट FATF blacklist was published in 2000 with 15 nations, ठीक है, पहला ब्लैकलिस्ट कब आया था? 2000 में। हाउएवर द ग्लोबल ब्लैकलिस्ट नाउ ओनली इंक्लूड, अभी के टाइम पे कौन कौन है ब्लैक लिस्ट पे? ईरान है, ठीक है, 2008 की रिपोर्ट के अनुसार, और नॉर्थ कोरिया और म्यांमार है, ठीक है, 2024 के अनुसार। तो 3 कंट्री ब्लैक लिस्ट में। सो ब्लैक लिस्ट में होने का मतलब क्या है कि इनको कोई लोन नहीं देगा, ना वर्ल्ड बैंक से ना IMF से, ठीक है। इकोनॉमिक पेनल्टीज लगेगी, इंटरनेशनल ट्रेडिंग सेपरेट होगा इनके लिए, ठीक है, वो मतलब इनको किसी से ट्रेड नहीं करेंगे, तो ये सब पेनल्टीज एज अ फॉर्म ऑफ होती है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ED के डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो ये किसके अंडर आता है? CBC एक्ट ऑफ 2003 के अंडर, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। रिकमेंडेशन ऑफ हाई लेवल कमेटी। इस हाई लेवल कमेटी में कौन कौन होते हैं? चीफ CV, VCs और सेक्रेटरी लेवल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, ठीक है। ये कमेटी मिलके तय करती है, रिकमेंड करती है, उनका डायरेक्टर बनाती है, ठीक है। So ED director is appointed under section 25 of the CBC Act 2003. The central government appoints a director of enforcement in the Ministry of Finance on the recommendation of a selection committee. The committee is consisting of the CBC chairperson, secretaries to the Ministry of Home Affairs, Ministry of Personnel and the Ministry of Finance in the central government, ठीक है। इन सब की कमेटी मिलके डिसाइड करती है। CBC Act 2003 ED हैज़ अ फिक्स टेन्योर ऑफ 2 years, ठीक है, 2 साल का टेन्योर होता है ED डायरेक्टर के पास। हाउएवर DSP अमेंडमेंट एक्ट 2021 में अमेंडमेंट हुआ, वो क्या अलाउ करता है? फॉर एक्सटेंडिंग दिस टेन्योर फ्रॉम 2 years to 5 years विथ फॉलोइंग प्रोविजन, ठीक है। 2 साल से इसको 5 साल बढ़ाया गया, मतलब 2 साल से 5 साल तक इसको बढ़ाया गया। एक्सटेंशन आर ग्रांटेड इन इंक्रीमेंट्स ऑफ अप टू 1 year एट अ टाइम, ठीक है, यानी पहले 2 साल का उसका टेन्योर पूरा होगा, उसके बाद फिर 1 साल बढ़ाया जाएगा, फिर 1 साल बढ़ाया जाएगा, फिर 1 साल बढ़ाया जाएगा, ठीक है, अप टू 5 years। सो
नो एक्सटेंशन आर परमिटेड आफ्टर अ टोटल टेन्योर ऑफ 5 years. 5 साल पूरे होने के बाद कोई एक्सटेंशन नहीं परमिटेड है, इंक्लूडिंग इनिशियल 2 year अपॉइंटमेंट. ठीक है, 2 साल के बाद 5 year तक. मैक्सिमम ऑफ 3 annual extensions. ठीक है. These extensions may be granted in public interest based on recommendation of the committee, reasonable for the initial appointment and must be supported by written jurisdiction. ये भी कमेटी के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है. ठीक है, एक्सटेंशन. सो नो ट्रांसफ़र अंटिल कमिटी रेकमेंड. तो जो उनका ट्रांसफ़र भी होता है वो किससे होता है, जो कमिटी रेकमेंड करती है. ठीक है. तो रिसेंट में एक ये आया था, आर्टिकल आया था, जो ईडी के डायरेक्टर थे SK मिश्रा. ठीक है, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट और जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उनके एक्सटेंशन पे बैन लगाई थी. ठीक है. तो क्यों? तब SK मिश्रा जी जो थे ईडी के डायरेक्टर, उनका अपॉइंटमेंट हुआ था 2018 में. ठीक है. तो उनका यूजुअल टेन्योर कब हुआ, मतलब कब ख़त्म होने वाला था? 2020 में. ठीक है. सो 2020 में. और सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर, उनका एक्सटेंशन कैसे हुआ? रेयर एंड एक्सेप्शनल केस के लिए. ठीक है, उनको एक्सटेंड किया गया. ठीक है. तो ये रेट्रोस्पेक्टिव अपॉइंटमेंट हुआ. ठीक है. और इससे पहले आया कब? 2021 में. अमेंडमेंट 2021 में आया. इनका टेन्योर खत्म हो रहा है 2020 में. ठीक है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोली कि हम लोग वो लॉ बना ही रहे हैं, तो अंडर रेयर एंड एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस इनका टेन्योर एक्सटेंड किया गया. ठीक है. तो ये रेट्रोस्पेक्टिव हो गया. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा कि ये रेयर एंड एक्सेप्शनल केस नहीं है. ठीक है, क्योंकि हमारा रिट पहले जारी हो गया है कि वो 2021 के बाद लागू होगा. ठीक है. पार्लियामेंट में तो 2021 पे है ना कि 2 साल होगा, उसके बाद 1 साल का एक्सटेंशन होगा 5 साल तक. तो इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट बोला नॉट अलाउड. ठीक है, क्योंकि 2020 में ही उनका टेन्योर खत्म हो रहा है, और जो ये अमेंडमेंट आया है वो 2021 में आया है. ठीक है, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट में. हाँ. ठीक है, समझ आया ईडी? बिल्कुल. थैंक यू.